तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में, या कह लो गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, हाँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो ये फोर्स क्या होती है। तो गुरुत्वाकर्षण कह लो या ग्रेविटी कह लो, कोई भी एक फोर्स है जो दो ऐसे ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है जिनके पास मास है। ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ खींचती है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बड़ा है और दूसरा ऑब्जेक्ट छोटा है तो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट छोटे वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। हम ये भी समझ सकते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी मून को अपनी तरफ खींच के रखती है और सूरज की ग्रेविटी धरती को अपनी तरफ खींच के रखती है। वैसे ही कह लो कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो हमें एज अ ह्यूमन खींच अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। हम चल पाते हैं, हम बैठ पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, वो किसके कारण होता है, वो इसी ग्रेविटी के कारण होता है। तो इसी ग्रेविटी के बारे में और हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। पहले हम बात करते हैं अर्थ और मून के बीच में लगने वाली ग्रेविटी के बारे में। जैसे अर्थ की ग्रेविटी मून के ऊपर इफेक्ट करती है, वैसे ही मून की ग्रेविटी भी अर्थ के ऊपर इफेक्ट करती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी मून को अपनी तरफ रिवॉल्व करती है, लेकिन मून की ग्रेविटी भी अर्थ को थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है। वो फैक्ट हमें एज इट इज़ पता नहीं चलता, लेकिन समुद्र पे वो फैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो मून की ग्रेविटी है वो पानी को अपनी तरफ खींचती है जो समुद्र में मौजूद होता है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी उसे रोक लेती है, जिसके कारण समुद्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी लहरें या कह लो हाई टाइड्स पैदा होती हैं। वो इसी मून की ग्रेविटी के कारण होती है। हर कोई चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। आप ऐसे एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एज अ ह्यूमन इस धरती पे रह रहे हो, लेकिन आप जुड़े हुए हो एक ऐसे ब्लैक होल से या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से जो हमारी गैलेक्सी के पार किसी और गैलेक्सी में मौजूद है। हम ऐसे हर एक चीज़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी ग्रेविटी का हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था ग्रेविटी का, जो था कि F इज इक्वल टू जी m1m2/r², जहाँ पे F था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जी था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेजर करनी है, और r का स्क्वायर था डिस्टेंस बिटवीन देम, उनका स्क्वायर। हमें इस फॉर्मूले से पता लगता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। मतलब जितना इन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उनके बीच में, वो उतनी ही कम होती जाएगी। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। और एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रेविटी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे इफेक्ट नहीं करती है जिनके पास मास है, ये सब चीज़ों को इफेक्ट करती है। जैसे लाइट किनसे मिलके बनी होती है? फोटोन से। फोटोन छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलके लाइट की बीम बनती है, और ये मासलेस होते हैं, इनका कोई मास नहीं होता, लेकिन फिर भी ग्रेविटी इन्हें इफेक्ट करती है। जब भी लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है जिसकी की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा ग्रेविटी वाला ऑब्जेक्ट लाइट को बेंड कर देता है। जैसे कि अगर लाइट की बीम किसी मैसिव ब्लैक होल के पास से गुजरेगी तो वो उस लाइट को बेंड कर देगा। आपने सुना होगा कि ब्लैक होल का जो सेंटर है उससे लाइट एस्केप नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। एक बार जो लाइट की बीम ब्लैक होल के अंदर चली गई तो उस ब्लैक होल की ग्रेविटी उस लाइट की बीम को ब्लैक होल से बाहर जाने नहीं देगी, वो उसे अपने बीच में ही कैद करके रखेगी ड्यू टू उसकी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हम जितना समझते हैं उससे कई ज़्यादा गुना ताकतवर है। तो पहले हमें लगता था कि ग्रेविटी सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है जिनके पास मास है, लेकिन फिर कई साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद हमें पता चला कि वो मासलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके ऊपर भी इफेक्ट करती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया समझा या कोई नई जानकारी मिली, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।